रजनी मन में प्रण लेती है, आज तो मैं इस अमोदिता के राज पर से पर्दा उठाकर रहूंगी। जानकर रहूंगी कि आखिर ये नालायक अमोदिता इतनी होशियार बन कैसे गई। मंत्रों के फुसफुसाने की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। रजनी मंत्रों को गौर से सुनते हुए कहती है, ये नालायक अमोदिता अंदर कुछ न कुछ तो जरूर कर रही है। रजनी गुस्सा करते हुए खुद से कहती है, इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि इसने अपने कमरे के अंदर ही काला जादू करना शुरू कर दिया। आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर रजनी दरवाजे को धक्का देकर कमरे के अंदर घुसने ही वाली थी कि तभी उसके मन में कुछ ख्याल आता है और वो मन ही मन सोचने लग जाती है, अमोदिता इतनी नालायक भी नहीं है कि वो दरवाजा टिकाकर तांत्रिक क्रिया करे। जरूर उसने अंदर से कुंडी लगाई होगी, और यदि मैंने ये दरवाजा खटखटाया या हिलाया भी तो वो नालायक अमोदिता सबसे पहले वो सामान को रफा दफा करेगी, उसके बाद वो दरवाजा खोलेगी, और इस तरह मैं उसे कभी रंगे हाथ नहीं पकड़ पाऊंगी और फिर से वो कोई ना कोई बहाना बना देगी। पर इस बार मुझे उसे रंगे हाथों पकड़ना है। रजनी मन ही मन सोचने लग जाती है कि वो कैसे अमोदिता को रंगे हाथ पकड़े। ऐसा क्या करे कि अमोदिता कोई बहाना न बना पाए और खुद अपने मुंह से सारी सच्चाई उगल दे। रजनी सोच ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो अपने चेहरे पर चतुर मुस्कान लाते हुए खुद से कहती है, वो काम जो कोई नहीं कर सकता वो काम मंत्र कर सकते हैं। मंत्रों की शक्ति से कुछ भी किया जा सकता है। अमोदिता ने अभी तक मुझे अच्छे से पहचाना नहीं है। वो जानती नहीं है कि मैं कितनी बड़ी सौदाइन हूँ और अपने मंत्रों की शक्ति से क्या क्या कर सकती हूँ। इतना सोचकर रजनी उस जगह देखने लग जाती है जहाँ पर दरवाजे के दोनों किवाड़ आपस में मिल रहे थे और उन्हीं के बीच में हल्का सा गैप था। रजनी उस दरवाजे के नजदीक जाती है और अपने नाखून को उस गैप में से दरवाजे के अंदर घुसा देती है। इस वक्त वो नाखून आधा अंदर और आधा बाहर था। रजनी ने अभी भी अपने हाथ में अपना नाखून थाम कर रखा हुआ था। रजनी धीरे धीरे मंत्र बड़बड़ाने लग जाती है, क्रीम क्लीम क्रीम मम सर्वकार्य सिद्धये करकित बाधा मिटिए। जैसे जैसे रजनी मंत्र पढ़ती जा रही थी उसका नाखून बड़ा होते जा रहा था और देखते ही देखते उसका नाखून एक हाथ की शेप में आ जाता है, पर उसका रंग नाखून की तरह ही रहता है। वो हाथ दरवाजे के बीच में लगी हुई कुंडी को खोलने लग जाता है। रजनी मंत्र खत्म करते हुए कहती है, भंवर वीर तमचेला मेरा खोल किवाड़ कहा कर मेरा। जैसे ही रजनी मंत्र खत्म करती है दरवाजे की कुंडी खच से खुल जाती है, पर कोई आवाज नहीं होती है। रजनी का नाखून वापस से हाथ की शेप से नाखून की शेप में आ जाता है। अमोदिता के मंत्रों के फुसफुसाने की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। रजनी एकदम धीमे से बिना कोई आवाज किए दरवाजे को हल्के हाथ से खोल देती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है वो देखती है कि अमोदिता काला सूट पहनकर फर्श पर बैठी हुई थी, एक लाल कपड़े के ऊपर। उसका मुंह दूसरे साइड था जिस कारण रजनी को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अमोदिता के बाल इस वक्त खुले हुए थे। रजनी एकदम धीरे से अपने कदम कमरे के अंदर रख देती है। अमोदिता मंत्र पढ़ने में मग्न थी। उसे कोई एहसास ही नहीं था कि दरवाजा खुल चुका था। अमोदिता मंत्र बड़बड़ाते हुए कहती है, ओम नमः कामदेवाय सहकल सहद्रश सहम सह लिए वन हे धुनन जन मम दर्शनम। इतना कहकर अमोदिता ने एक गहरी सांस ली ही थी कि तभी रजनी मंत्र को पूरा करते हुए तेज आवाज में बोल पड़ती है, उत्कंठित कुरु कुरु दक्षु दक्षु धर कुसुम वाणीन हन हन स्वाहा। जैसे ही रजनी मंत्र कंप्लीट करती है अमोदिता तुरंत पीछे मुड़ जाती है। रजनी को वहां पर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अमोदिता रजनी को वहां पर देखकर इतनी दंग रह गई थी कि कुछ बोल तक नहीं पा रही थी। रजनी अमोदिता को कातिल स्माइल के साथ देखने लग जाती है। अमोदिता हिचकिचाते हुए रजनी से कहती है, अब माँ तुम यहाँ, तुम अंदर कैसे आ गई? मैंने तो कुंडी लगाई थी। रजनी अमोदिता के सवालों को काटते हुए कहती है, तुझे क्या लगा मंत्र सिर्फ तुझे आते हैं और किसी को नहीं? तुझे अंदाजा भी नहीं है कि मुझे कैसे कैसे मंत्र आते हैं और मैं उनसे क्या क्या कर सकती हूँ। अमोदिता चुप ही रहती है। रजनी अमोदिता के पास जाते हुए कहती है, वैसे कामदेव वशीकरण मंत्र किसको वश में करने के लिए पढ़ रही थी तू? अमोदिता मुंह बनाते हुए कहती है, और किसको वश में करने के लिए पढ़ूंगी? एक ही तो है मेरे दिल में बसने वाले, युग जी, उनके लिए ही पढ़ रही थी। रजनी अमोदिता के सामने पहुंचती है तो देखती है कि उसके सामने पूजा का एक भी सामान नहीं रखा हुआ था। उसके हाथ में बस एक किताब रखी हुई थी जिसे देखकर वो कुछ देर पहले मंत्र पढ़ रही थी। रजनी मुंह बनाते हुए कहती है, ये क्या, तू बस मंत्र पढ़ रही थी?
तंत्र का सामान कहाँ रखा है? अमोदिता जवाब देती है, मैं तो बस अभ्यास कर रही थी माँ, मैं थोड़ी युग को अपने वश में करने के लिए बैठी हुई थी। रजनी कहती है, तू सही में नालायक ही है। तेरा नाखून कहाँ है? वो तो तेरे हाथ में होना चाहिए, तभी तो तुझे पता चलेगा नालायक कि मंत्रों का उच्चारण ठीक से हो रहा है या नहीं। अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, वो माँ, मेरा नाखून वंदना भाभी के पास है। रजनी शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या कहा तूने? तेरा नाखून वंदना के पास है? उसके पास तेरा नाखून क्या कर रहा है? आखिर तूने उसे अपना नाखून क्यों दिया? अमोदिता बात को काटते हुए कहती है, अब मैं आपको कैसे बताऊं माँ, मैंने अपना नाखून उन्हें क्यों दिया। लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगी। रजनी अमोदिता को गुस्से के साथ घूरने लग जाती है। तभी उसकी नजर अमोदिता की गोद में रखी हुई किताब पर पड़ती है। वो किताब काफी पुरानी लग रही थी, उसके पन्ने पीले हो गए थे, कुछ तो फटे हुए लग रहे थे। रजनी उस किताब को घूरते हुए अमोदिता से पूछती है, ये किताब कैसी है? अमोदिता उस किताब को अपने हाथ से छुपाते हुए कहती है, ये तो माँ बस ऐसे ही। अमोदिता ने इतना ही कहा था कि उसी वक्त रजनी तुरंत उसके हाथ से वो किताब छीन लेती है। अमोदिता रोकने का प्रयास तो करती है पर रोक नहीं पाती है। रजनी किताब की हेडिंग पढ़ते हुए कहती है, अघोरी तंत्र शास्त्र। जैसे ही रजनी हेडिंग पढ़ती है, अमोदिता एकदम खामोश हो जाती है। वो समझ जाती है कि अब उसकी पोल खुलने वाली थी। वो सारे राज जो उसके अंदर दफन थे, वो सारे राज उसे रजनी को बताने पड़ेंगे। रजनी तुरंत अमोदिता से पूछती है, ये किताब कहाँ से आई तेरे पास? अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, वो माँ। रजनी कहती है, वो क्या कर रही है? जल्दी बता और मैं सब सच सुनना चाहती हूँ। आज नाखून मेरे हाथों में है, तेरे हाथों में नहीं। अमोदिता रजनी को समझाते हुए कहती है, माँ भूलो मत तुमने क्या कहा था। तुमने वादा किया था हम सब अब साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। रजनी कहती है, हाँ हाँ पता है मुझे, और मैं अपने वादे की पक्की रहती हूँ, पर साथ में काम करने के लिए एक दूसरे के बारे में सब पता भी होना चाहिए। इसलिए अब जल्दी से बता मुझे वो भी सच। ये अघोरी तंत्र शास्त्र की किताब कहाँ से आई है तेरे पास? ये अघोरी तंत्र शास्त्र की किताब कहाँ से आई तेरे पास? अमोदिता जवाब देती है, ये किताब मुझे माँ तहखाने के अंदर से मिली थी। रजनी कहती है, अपनी हवेली के तहखाने के अंदर से? अमोदिता हामी भरते हुए कहती है, हाँ माँ, अपने तहखाने के अंदर से। आपने ही तो कहा था तहखाने के अंदर काले जादू का वो सारा सामान है जो कहीं नहीं है। बस ऐसे ही एक दिन मैं कुछ ढूंढने के लिए वहां पर गई थी और मेरे हाथ ये किताब लग गई। किताब की हेडिंग पढ़कर ही मैं समझ गई थी कि जरूर ये उस अघोरी की किताब होगी जो पहले इस ग्रेवयार्ड कोठी में रहा करता था। मैं इस किताब को अपने साथ ले आई। अमोदिता लंबी आह भरते हुए कहती है, मैं खुद ही किताब को पढ़ने लग गई और इसके मंत्रों को कंठस्थ करने लग गई। उस रात जो मैंने आप पर मंत्र से वार किया था वो इसी किताब का था। रजनी कहती है, ये तहखाने के अंदर हर चीज तुझे ही क्यों मिलती है? वो संदूक भी तुझे दिखा था और ये किताब भी, मुझे कुछ क्यों नहीं मिलता है? अमोदिता तुरंत कहती है, क्योंकि माँ ये मेरी किस्मत में लिखे हैं, तुम्हारी नहीं। रजनी चिढ़ते हुए कहती है, ज्यादा मुंह मत चला, आई बड़ी मुझे किस्मत का पाठ पढ़ाने वाली। किस्मत तो मेरी तभी से खराब चल रही है जब से तूने मेरी कोख से जन्म लिया है। अमोदिता शांत हो जाती है। रजनी उस किताब को लेकर वहां से जाने लग जाती है। अमोदिता रजनी को टोकते हुए कहती है, माँ मेरी किताब तो देते जाओ। रजनी कहती है, हाँ हाँ दे दूंगी, पहले पढ़ने तो दे, जरा मैं भी तो देखूं इस अघोरी की तंत्र शास्त्र की किताब में क्या क्या लिखा है। एक बात और अपने दिमाग में डाल ले, अब ये तेरी नहीं हमारी किताब है। अमोदिता मुंह बनाते हुए मन में सोचने लग जाती है, तभी तो ये किताब तुमसे छुपा कर रखी थी माँ, ताकि ये मेरी रहे, ये तुम्हारी ना बने। रजनी तुरंत पलट कर कहती है, ये मुंह मत बना, मेरे सामने वैसे भी मंत्र पढ़कर या कंठस्थ करके तू कुछ नहीं कर सकती जब तक तेरे पास तेरा नाखून नहीं होगा। तौदाइने अपने नाखूनों के बिना अधूरी हैं, इसलिए पहले उस वंदना से अपना नाखून वापस ले, तब मुझसे ये किताब लेना। इतना कहकर रजनी वहां से चली जाती है और अमोदिता चाहते हुए भी उसे नहीं रोक पाती है। आधी रात बीत चुकी थी और इस वक्त ग्रेवयार्ड कोठी में सभी लोग सो चुके थे, सिवाय शालिनी और डायना के। युग, कायर और कछुआ एक कमरे में सो रहे थे और उसके बगल वाले कमरे में शालिनी बिस्तर पर करवट लेकर लेटी हुई थी। उसके सामने ही डायना की बिल्ली लूसी टेबल के ऊपर चढ़कर बैठी हुई थी, जो एकटक नजर से उसे ही देखे जा रही थी। शालिनी डायना की बिल्ली लूसी को देखते हुए मन में सोचती है, ये डायना नीचे पानी पीने गई थी तो अभी तक नीचे से लौट कर क्यों नहीं आई? आखिर ये नीचे कर क्या रही है? और इसकी ये मनहूस बिल्ली को तो देखो, जब से मुझे ही देखे जा रही है। वैसे तो हमेशा डायना की दुम बनकर उसके पीछे पीछे घूमती रहती है, पर अब देखो
ऐसे टेबल पर बैठी हुई है जैसे मुझ पर निगरानी रखे हो। जैसे ही शालिनी ये बात मन में सोचती है, डायना की बिल्ली लूसी म्याऊं बोलती है, जैसे उसे इस बात का आभास हो गया हो कि शालिनी मन में क्या सोच रही थी। शालिनी परेशान होते हुए मन में सोचती है, आज रात मुझे मेरा ताज ढूंढने जाना था, पर इस डायना और इसकी बिल्ली दोनों के कारण कहीं नहीं जा पा रहे। और ये युग बाबू ना बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनते। कहा था डायना को मेरे साथ नहीं रखना, पर इन्होंने मेरी बिल्कुल बात नहीं मानी। शालिनी यही सब सोचते हुए बार बार परेशान हो रही थी और इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर ही हॉल में डायना टहल रही थी। वो ग्रेवयार्ड कोठी की हर एक चीज को बड़ी बारीकी के साथ देख रही थी, दीवारों पर बनी नक्काशियों को छू रही थी, जैसे वो हर एक चीज का एहसास कर रही हो। डायना ग्रेवयार्ड कोठी के चारों तरफ अपनी निगाहें कुछ इस कदर घुमा रही थी जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो। डायना ग्रेवयार्ड कोठी में टहल ही रही थी कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। डायना मन ही मन सोचने लग जाती है, इतनी रात को कौन आ गया, कहीं चोर। डायना ने इतना सोचा ही था कि तभी वो नामे अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, चोर कैसे आ सकता है, चोर थोड़ी दरवाजे से आता है, वो भी इस तरह। जरूर कोई जान पहचान वाला ही होगा। कोई अभी भी बार बार जोर जोर से दरवाजा खटखटाए जा रहा था। डायना अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाने लग जाती है। जब डायना दरवाजा खोलती है तो देखती है कि दरवाजे पर एक लड़का खड़ा हुआ था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु था। अभिमन्यु ने अपने हाथ में एक लाल पोटली पकड़ी हुई थी जिसके अंदर कुछ सामान रखा हुआ था। वो पोटली काफी बड़ी, मोटी और लंबी थी। अभिमन्यु ने भी डायना को पहली बार देखा था, इसलिए वो डायना को पहचान नहीं पा रहा था। अभिमन्यु और डायना दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, कौन हो तुम? अभिमन्यु और डायना दोनों वापस से खामोश हो जाते हैं, पर फिर एक साथ बोल पड़ते हैं, पहले मैंने पूछा। डायना और अभिमन्यु दोनों ही एक दूसरे की टाइमिंग को देखकर हंसने लग जाते हैं। अभिमन्यु और डायना फिर एक साथ बोल पड़ते हैं, मैं। इतना कहकर ही दोनों फिर हंसने लग जाते हैं। डायना नजाकत के साथ कहती है, पहले आप ही बता दो। अभिमन्यु मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं मोहतरमा, आप बताइए, कहते हैं लेडीज फर्स्ट। डायना को अभिमन्यु की आंखों में एक तेज नजर आ रहा था, वो तेज जो आज तक उसे किसी मर्द की आंखों में नजर नहीं आया। डायना अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए कहती है, मैं डायना हूँ। अभिमन्यु भी डायना की आंखों में देखते हुए धीरे से कहता है, डायना या डायन? डायना अपनी लंबी सी चोटी पर हाथ फेरते हुए उसी मुस्कान के साथ कहती है, जो समझना है समझ लो, मैं दोनों बनने के लिए तैयार हूँ, डायना भी और डायन भी। अभिमन्यु पलटकर कुछ नहीं कहता है, बस एक टक नजर से डायना की नजाकत को देखते रहता है। डायना धीरे से अभिमन्यु से पूछती है, तुम कौन हो? अभिमन्यु डायना की आंखों में देखते हुए ही जवाब देता है, मैं अभिमन्यु हूँ। डायना मुस्कान के साथ कहती है, महाभारत के? अभिमन्यु मुस्कान के साथ ही जवाब देता है, नहीं, कलयुग का। डायना मन ही मन मुस्कुराने लग जाती है। डायना आगे कुछ पूछती उससे पहले ही डायना के पीछे से शालिनी की आवाज सुनाई देती है, तो अभिमन्यु तुम आ गए, कहाँ थे दिन भर? और ये लाल पोटली के अंदर क्या है जो तुमने हाथ में पकड़ी है? जैसे ही शालिनी ये बात बोलती है, अभिमन्यु लाल पोटली पर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेता है। वो घबराने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो शालिनी को बताना नहीं चाहता था कि लाल पोटली के अंदर क्या है। सदियों से है